नरेंद्र मोदी नामांकन भरने के लिए सीधे पहुंचेंगे कलेक्ट्रेट दफ्तर। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे नरेंद्र मोदी के नाम पर, क्योंकि मोदी आज क्योंकि पहली बार वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दोनों सीटों से चुनावी मैदान में है, वडोदरा और वाराणसी। क्या उन्हें किसी तरह की चुनौती है? दीपक जी, वडोदरा में किस तरह की स्थिति देखते हैं? लोग तो वहां पर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और कुछ लोगों तो ये तक कहते सुना मैंने कि कितना बड़ा अंतर रहता है और कितने रिकॉर्ड टूटते हैं। इस पर हमारी नजर है। कोई चुनौती नहीं, कम से कम वडोदरा में उनको कोई चुनौती नहीं है। मधुसूदन मिस्त्री उनको कोई चुनौती नहीं दे पाएंगे। मधुसूदन मिस्त्री भी उसी स्कूल से आते हैं जिस स्कूल से नरेंद्र मोदी आते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मधुसूदन मिस्त्री राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं। उनको ऐसा लगा कि शायद वो नरेंद्र मोदी को एक बेहद अच्छी फाइट दे सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी शायद गुजरात की राजनीति को उतनी अच्छी तरह से समझते नहीं है। पिछले 13 साल में अगर कोई काम किया है नरेंद्र मोदी ने, तो वो ये किया है कि गुजराती अस्मिता को जगा दिया है, गुजराती प्राइड को जगा दिया है। और जब वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर वडोदरा से अपना नामांकन भरेंगे तो 6 करोड़ गुजरात वासियों को वो ये आभास दिलाने की कोशिश करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री मैं नहीं बन रहा हूं, देश का प्रधानमंत्री आप बन रहे हैं। तो इस ड्रामे में, उनके इस मेलो ड्रामा जो करेंगे वो, उसमें इतना जोर होगा, उसमें इतनी ताकत होगी कि किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से वहां पर उनका हारना क्या, उनका एक बड़ा अंतर पाना ही एक सियासी पटाक्षेप होगा इस पूरे मसले का। तो मेरे हिसाब से वडोदरा में उनके लिए एक वॉकओवर है, जैसा हमने अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर देखा था 1996 के इलेक्शन में, 1998 के इलेक्शन में, 1999 के इलेक्शन में, कि लखनऊ में वो अपना पर्चा भरते थे, उसके बाद एक रोड शो करते थे और हम सब लोग वहां पर लिख देते थे अखबारों के अंदर कि ये विजय जुलूस है। तो उसी तरह का जुलूस आज निकलेगा। उसे आप रोड शो कह लें, नामांकन कह लें, या चाहे जो भी कह लें। बिल्कुल, खुली जीप में सवार होकर नरेंद्र मोदी बकायदा रोड शो भी करेंगे। एयरपोर्ट से जब बाहर निकलेंगे, अवधेश जी, मोदी के सामने किसी तरह की चुनौती तो नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि जीत का आंकड़ा कितना बड़ा रहता है। निश्चित रूप से कोशिश होगी। पिछले विधानसभा चुनाव में वडोदरा के मेरे ख्याल से 1 सीट वहां से कांग्रेस को मिली थी, जो जानकारी है। तो ऐसे भी वडोदरा विधानसभा चुनाव में तो जाहिर है कि वो वहां है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस समय देखो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है। मोरारजी देसाई के बाद पहली बार कोई गुजरात का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो रहा है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि उसके लिए पार्टी की भी वहां कुछ सीमाएं टूटेंगी और मिलजुल के उनको वोट डालेंगे। जब इंद्र कुमार गुजराल पंजाब से जा करके और पंजाबी होने के नाम पर जो है जीत के आ सकते हैं, जिनके लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड नहीं रहा, तो वो फिर नरेंद्र मोदी को कैसे रोक सकते हैं देश में जब इतनी लहर है। इसलिए वडोदरा उन्होंने जो चयन किया है, उसके कारण गांधीनगर अहमदाबाद से वो लड़ सकते थे, लेकिन ये नहीं हुआ। तो वहां चुनौती विशेष नहीं होगी, मार्जिन कितना होगा ये देखना होगा। और उस वडोदरा के आधार पर वो एक गुजरात का माहौल कोशिश करेंगे कि वो बदल जाए, बिल्कुल बदल जाए। और उसका असर आसपास की सीटों पर भी देखें। 26 सीटें हैं जिस पर 30 अप्रैल को होना है चुनाव। उसके लिए नामांकन दाखिल करने के लिए नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर के बाद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और फिर वो रोड शो भी करने वाले हैं। लेकिन अनुज गुप्ता जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, 2 सीटों से चुनावी मैदान में है, वाराणसी और वडोदरा। वडोदरा के लोग कहते हैं कि यहां से जीतें और यहीं पर रहें, जबकि वाराणसी के लोगों का सोचना है कि ऐसा ना हो जीतने के बाद वाराणसी के लोगों को धोखा दे दें वो। जी हाँ, देखिए ये सवाल तो हमेशा मन में रहेगा। 1999 में हमने देखा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ी थी। वो एक अपनी अमेठी और दूसरी बेल्लारी सीट से कर्नाटक में, दोनों जगह से जीती, लेकिन उन्होंने कर्नाटक की बेल्लारी सीट छोड़ दी थी। और जब उपचुनाव हुआ तो भाजपा वहां से जीतकर चली गई थी। जैसा कि अभी वडोदरा में आपके रिपोर्टर चर्चा कर रहे थे और वो कह रहे थे कि वडोदरा छोड़ भी दें तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से जीतें। ये एक अस्मिता का प्रश्न बन सकता है, जैसा कि दीपक जी ने कहा। और मुझे तो नतीजे वाले दिन उनकी मार्जिन और उससे भी अधिक कि कांग्रेस क्या वहां अपनी जमानत बचा पा रही है, इस पर मेरी निगाह रहेगी। मैं दूसरा सवाल, दूसरी एक बात कहना है के लिए तो चिंताएं बढ़ा देंगे आप इस तरह की। जी बिल्कुल, देखिए पिछली बार जब भाजपा का कोई सामान्य सा उम्मीदवार वहां हो, पिछली बार बालकृष्ण शुक्ला जो हैं वो वहां 1,36,000 18% वोटों की बढ़त के साथ जीत करके आए थे। और ये सीट ऐसी है जो पिछले 5 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने
पिछले 6 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 5 बार जीता है। बिल्कुल, मैं आपके पास आती हूँ, सीधे रुक कर लेते हैं वडोदरा एयरपोर्ट का ही, जहां से हमारी कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। शीतल, अपने आसपास आप कितना उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में देख रही हैं और नरेंद्र मोदी कितने बजे वहां पर पहुंचने वाले हैं? जाहिर है चित्रा, उत्साह बहुत ज्यादा है, अभूतपूर्व है, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद जो मुख्यमंत्री हैं, पीएम पद के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ से पर्चा भरने आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है हमें कि 9:30 बजे के करीब वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, वडोदरा एयरपोर्ट पर। और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था आपने देखी होगी, हमने तस्वीरें भेजी है, चाक चौबंद है, हर तरफ पुलिस दिखाई दे रही है और सुरक्षा बल। और उसके बाद वो वहां से नौलखी ग्राउंड है, जो कि 4 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से। नौलखी ग्राउंड में वो अपना रोड शो शुरू करेंगे, फिर 6 किलोमीटर के दायरे में ये रोड शो होगा और तकरीबन 11 बजे वो कलेक्टर ऑफिस में पहुंचेंगे बड़ौदा में, जहां अपना पर्चा भरेंगे वो। और आपको एक दिलचस्प बात बताऊं चित्रा, कि अब तक जब भी नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल किया है, उन्होंने 12:39 पे यानी 12:39 के मुहूर्त पे हमेशा पर्चा भरा है। लेकिन आज पहली बार ऐसा होगा कि वो इस ट्रेडिशन से डिविएट करते हुए 11 बजे यहाँ पर अपना पर्चा भरेंगे। उनके साथ 4 गारंटर जहाँ मौजूद होंगे, जिनमें किरण भाई जो एक स्थानीय चाय वाले हैं, जिनकी तस्वीरें और इंटरव्यू हमने भेजा है, आपने देखा है। उसके अलावा शुभांगिनी गायकवाड़ जो बड़ौदा राजघराने की राजमाता है, वो मौजूद होंगी। एक बीजेपी के पूर्व नेता, पहले अध्यक्ष जो बड़ौदा के, वो भी मौजूद रहेंगे। और एक पूर्व बीजेपी नेता की पत्नी चौथे गारंटर के तौर पर मोदी के साथ यहाँ मौजूद होंगी। और सुरक्षा के किस कदर इंतजाम किए गए हैं, ये सीधी तस्वीरें हम बड़ोदरा से दिखा रहे हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था। और इसके साथ ही रोड शो करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद। शीतल, हमने देखा जब राजनाथ सिंह पर्चा भर रहे थे तो लालजी टंडन बगल में थे, जब लालकृष्ण आडवाणी ने पर्चा भरा तो नरेंद्र मोदी बगल में थे। अब जब नरेंद्र मोदी पर्चा भरेंगे तो उनके बगल में सिर्फ स्थानीय लोग होंगे या बीजेपी के कोई बड़े नेता भी होंगे? नहीं दीपक, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि बीजेपी के वरिष्ठ या राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ पर बड़ौदा में मौजूद रहेंगे नरेंद्र मोदी के साथ। जैसा कि मैंने बताया, ये 4 जो स्थानीय गारंटर हैं वो होंगे। और इसके अलावा जो राज्य के, गुजरात के जो बीजेपी नेता है, सौरभ पटेल हैं, जो कि ऊर्जा मंत्री है, एक काफी करीबी माने जाते हैं नरेंद्र मोदी के, वो रहेंगे। तो स्थानीय नेता होंगे, स्थानीय लोग होंगे। किसी बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता के यहाँ पर मोदी के साथ मौजूद रहने की उम्मीद अभी तक नहीं है। शीतल हमारे साथ लगातार बनी रहेंगी, उनसे चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। माना जा रहा है 11 बजे नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी। इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। एक छोटी सी बीजेपी, इसी पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। लेकिन मधुसूदन मिस्त्री क्या चुनौती बन सकते हैं? आपसे ले लेती हूं रवि ये सवाल। मधुसूदन मिस्त्री को हमने देखा था अपना पोस्टर चिपकाने के लिए वो पोल पर जा चढ़े थे और उसका काफी ज्यादा मजाक भी बनाया गया था सोशल मीडिया पर। लेकिन क्या वो किसी तरह की चुनौती बन सकते हैं मोदी के लिए? देखिए, चुनाव में वो जहां पर खड़े हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनको छोड़िए, उनके पोस्टर लगाने तक की जगह वहां पर वडोदरा में उनको नहीं मिल रही है। पूरे तौर पर वहां पर मोदी में माहौल है। और मधुसूदन मिस्त्री के लिए जो हालात हैं वो ये हैं कि जमानत बचेगी उनकी या फिर क्या वो सम्मानजनक तरीके से हार पाएंगे। फिलहाल तो माहौल वहां पर चित्रा कुछ इसी तरह का है। सम्मानजनक तरीके से हार पाएंगे, जमानत जब्त ना हो जाए, इस तरह के सवाल भी यहां पर उठाए गए हैं। लेकिन आपसे मानस बनर्जी सवाल ये है, बड़ोदरा में नरेंद्र मोदी की लहर बहुत ज्यादा है, पूरे देश में चल रही है, जिसका वो दावा भी कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में मोदी ने जो कहा था कि दरअसल बीजेपी की सुनामी चल रही है, शायद ये स्थिति हम बड़ोदरा में ही देखेंगे। बीजेपी का सुनामी के बारे कोई माने ना माने, सुनामी तो चल रहा है, तो पक्का एकदम। मैंने आसाम में गया, आसाम में जो मोदी जी ने आया, सारा के सारा आदमी जहां पे भी गया, मैंने पूरा के पूरा चकाचक भरा था भीड़। अच्छा, उनको भीड़ वहां पे है। और जहां पे बंगाल में गया, बंगाल में बीजेपी का कोई अस्तित्व तो नहीं था, कोई सुना ही नहीं था। श्यामा प्रसाद का जो फाउंडर है जनसंघ का, उनका भी कोई असर नहीं पड़ता था। लेकिन इस बार मोदी जब गया, सारा कलकत्ता में जो ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड है ये पूरा भरा हुआ, जैसे 10 लाख एकोमोडेशन होता है, पूरा ही भरा हुआ। ये दिखाने के लिए जो वहां पे बंगाल में भी जहाँ सीपीएम का घर, जहाँ पे ममता बनर्जी का घर है, वहां पे बीजेपी का कितना आदमी लेके गया नरेंद्र मोदी। आप बिहार में भी देखा, बनारस में देखा है। लेकिन बड़ौदा तो होगा, उसको गुजरात में इतना काम किया, जो डेवलपमेंट ऐसा हुआ, जो आज के कांग्रेस माने ना माने, सोनिया गांधी का जो अपना राजीव गांधी फाउंडेशन, उन्होंने दिया जो बेस्ट ये डेवलप्ड स्टेट बोल के दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया। विदेश से भी उनका सर्टिफिकेट मिला है। तो उनका जो काम किया नरेंद्र मोदी जी, उनका तो उसका असर पड़ेगा ही, उनको सब आदमी मानना ही पड़ेगा। अभी कांग्रेस विरोध में आया, कुछ नहीं काम किया है, हम ही पहले करके रखा था, उसको दिखा रहा है, ये बात बोलने से तो नहीं होगा ना। राहुल को मैंने देखा गुवाहाटी में गया, उसको ब्लैक काला झंडा दिखा दिया,
सब जगह में यूनिवर्सिटी में गई, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आया, उसको घेर लिया, धक्का देके निकल दिया वहां पे। तो ये चीज है। और उसमें नरेंद्र मोदी का देखिए कितना क्या असर पड़ रहा है। तो ये दरअसल सत्ता विरोधी लहर का सामना भी राहुल गांधी को कई जगहों पर करना पड़ा है और इसी वजह से उस तरह का रिस्पांस नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार और महंगाई से देश परेशान है। लेकिन दीपक जी 3 बार इसके पहले नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ चुके हैं, 2002, 2007 और 2012 में, और बड़े मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की है। लेकिन इस बार तमाम रिकॉर्ड टूट जाएं, इसके लिए पूरा दमखम स्थानीय बीजेपी ने लगा रखा है। देखिए, उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे पहला बाई इलेक्शन 2002 में लड़ा था, वो राजकोट से लड़ा था, और राजकोट के बाई इलेक्शन के बाद ही वो औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अपना पहला बजट पास किया था, और उसके एक दिन बाद ही गोधरा कांड हो गया था। उसके बाद उन्होंने अगला चुनाव लड़ा अगले इलेक्शंस में, उसके बाद 2007 के इलेक्शंस में लड़ा, उसके बाद 2012 के इलेक्शंस में लड़ा। यहाँ तमाम सिचुएशंस बदलती रही थी, लेकिन ये एक ऐसा चुनाव है जो नरेंद्र मोदी की राजनीति का डिफाइनिंग चुनाव है। पहला उनका चुनाव था, तब मोदी को बहुत कुछ प्रूव करना था। मोदी को पता नहीं था कि यहां से वो कहां जाएंगे, किस तरह से भुज को वो कोऑर्डिनेट करेंगे। उनको पता नहीं था कि गोधरा जैसी आपत्ति उनके सर पर आने वाली है। लेकिन 13 साल में उन्होंने ये सब कुछ झेला है, 13 साल में उन्होंने ये सब कुछ समझा है, 13 साल में उन्होंने ये सब कुछ महसूस किया है, और 13 साल बाद अब मोदी प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग की कगार पर खड़े हैं। तो इस चुनाव के मायने पूरी तरह से बदल जाते हैं। इसीलिए वडोदरा हो या अहमदाबाद हो, राजकोट हो, पोरबंदर हो, कोई सी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, सूरत हो, वलसाड़ हो, कहीं से भी मोदी खड़े हो जाएं, मोदी इस वक्त जीतेंगे गुजरात के अंदर, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। और जहां रही बात इन तमाम चुनाव की, तो ये मोदी के लिए सबसे अलग चुनाव होगा, ये मोदी के लिए सबसे डिफरेंट चुनाव होगा। ये मोदी के लिए नहीं, मोदी ने जिस तरह से गुजराती प्राइड और ब्रांड गुजरात की बात की है, उसके लिए भी बिल्कुल अलग तरह का चुनाव होगा। निसंदेह पूरे देश और दुनिया की नजर इस चुनाव पर लगी होंगी, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों ने बड़ोदरा आकर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना उचित नहीं समझा। वो सीधे काशी भागे, उन्होंने उल्टा रास्ता पकड़ा, सीधा रास्ता नहीं पकड़ा। और अगर वो सीधा रास्ता पकड़ते तो उनको पता चल जाता कि मधुसूदन मिस्त्री को तो पोस्टर लगाने की जगह नहीं मिल रही है, शायद उनको घुसने की जगह भी नहीं मिलती वडोदरा के अंदर। बिल्कुल। हालांकि गुजरात जब पहुंचे हुए थे तो विकास के दावों को खोखला करार दिया था उनकी ओर से। और आम आदमी पार्टी के सुनील कुलकर्णी मैदान में है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। लेकिन एक और दिलचस्प बात है अवधेश जी, वो ये वॉशिंगटन पोस्ट ने आज नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, लेकिन थोड़ी सी आलोचना ये कहते हुए कर दी कि अगर वो पीएम बन गए तो तनाव बढ़ सकता है इससे। ये वाशिंगटन पोस्ट का अपना मत है और कई प्रकार से मत आ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की छवि कंप्लीट रूप से अभी जो गोधरा और उसके बाद बनी है वो खत्म नहीं हुई है। तो उनको लेकर के एक मनोविज्ञान है, लेकिन ये वाशिंगटन पोस्ट या कोई भी सर्टिफिकेट हमारे भारत के नेताओं को नहीं दे सकता है। ये मानना पड़ेगा कि वो जो भी अनुमान लगाते हैं उसमें और भारत की सोच है उसमें अंतर है। दूसरा यह है कि तनाव बढ़ने के अनेक कारण होते हैं। मुजफ्फरनगर में तो मोदी नहीं थे, तनाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा? असम में जो है इतना बड़ा दंगा हुआ, मोदी नहीं थे, वहां बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इसलिए ये कहना कि मोदी के आने से राष्ट्रीय स्तर पर कोई तनाव बढ़ जाएगा, ये इसको मैं स्वीकार नहीं करता हूं। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि देखो, इस बार मोदी विधानसभा चुनाव में जिस ढंग से सीट जीतते रहे हैं, वो अभी तक लोकसभा चुनाव में उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा है। और कांग्रेस सभा तो पहली बार लड़ने जा रहे हैं, वो लड़ने जा रहे हैं, इसलिए इस बार असर पड़ेगा कि कांग्रेस। मैं इसको काउंटर करूंगा अवधेश जी, मेरे पास का जवाब है बहुत। हाँ, जवाब होगा आपके पास, बहुत तगड़ा जवाब है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के वोट का करीब 10% का अंतर हो जाता है, लेकिन लोकसभा चुनावों में 2004-2009 में केवल 3% का ही अंतर रहा, 47 और 44 का। तो इसीलिए, और खासकर ये जो दक्षिण गुजरात है जहां की डायमंड्स इंडस्ट्री है, वहां जॉब लॉस के कारण काफी उनको क्षति उठानी पड़ी थी। इस बार उन्होंने वो काम किया है और स्वयं खड़े हैं। और सेंट्रल गुजरात जो है इनका महत्वपूर्ण रहा है, जहां से बाघेला तक को हार जाना पड़ा था पिछली बार। भूकंप भी हो, सौराष्ट्र में भी जो है बीजेपी पिछली बार लॉस्ट की थी, 7 में से केवल उसको जो है 4 सीटें मिल पाई थी। लेकिन इस बार का माहौल बदला हुआ है, इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि इस बार मोदी करेंगे। और दूसरी आपका जवाब यह है कि जितना उन पर आरोप लगाते हैं तनाव बढ़ेगा, उतना ही मोदी का वोट बढ़ता है। कम से कम गुजरात में ही नहीं, देश में जितना अब अयोध्या का इशू आया, मोदी का नाम ले रहे हैं, इससे केवल भाजपा को ही लाभ होने वाला है।
एक और चीज दिलचस्प है जी, उसका जवाब आपसे मैं ले लेती हूँ। जिन जिन मुद्दों को लेकर सवाल उठाया जाता है उन मुद्दों को अपने पक्ष में करना जानते हैं नरेंद्र मोदी। चाय पर सवाल उठा तो बकायदा चाय पर चर्चा करवा दी, और अब तो उन्होंने बकायदा एक चाय वाले को अपना गारंटर भी बना दिया है। इसके जरिए भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। जी हाँ, बिल्कुल। वो अभी भी देश भर के चाय वालों से अपने आप को जोड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं जी। उस दिन यहाँ चर्चा में जब पहले चरण का मतदान शुरू हुआ था तो चाय बागान की बात आई थी, तो किसी ने कहा कि जितने वहाँ चाय पैदा करने वाले, चाय बनाने वाले, सबको मोदी जोड़ रहे हैं। तो मैं तो मजाक में कहना चाहूंगा सब चाय पीने वालों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए चाय पर चर्चा इसीलिए रखी गई ताकि चाय पीने वाले उनसे जुड़ सके। बिल्कुल। लेकिन देखिए, एक क्लोजिंग कमेंट दीपक जी आपसे मैं ले लेती हूँ। आप अवधेश जी की बातों पर कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, अवधेश जी ये कह रहे थे कि लोकसभा के अंदर अलग ट्रेंड देखने को मिलता है, विधानसभा के अंदर अलग। मैं सिर्फ दो बारी का जिक्र करूंगा, 2004 का, 2009 का। 2004 के चुनाव वो थे जब अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के जो संबंध थे आपसी, वो बेहद तनावपूर्ण थे। इतने तनावपूर्ण थे कि दोनों के बीच कम्युनिकेशन तक नहीं होता था, और मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी मन ही मन कतई नहीं चाहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, और उनके ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि देश के अंदर एक माहौल बना हुआ था कि इंडिया शाइनिंग है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो बीजेपी के नेता खुद नरेंद्र मोदी बड़े लेथार्जिक हो गए, उन्होंने अपनी पार्टी की जीत का कोई प्रयास ही नहीं किया। जहां तक 2009 की बात है, सभी जानते हैं गुजरात के अंदर लालकृष्ण आडवाणी के लिए वैसा माहौल नहीं था जैसा माहौल नरेंद्र मोदी के लिए होता है या होना चाहिए। यानी बात सीधी थी कि लालकृष्ण आडवाणी के लिए गुजरात में पिछले 2009 के चुनाव के अंदर बहुत भारी सैबोटेज हुआ था, जिसके चलते चुनाव परिणाम जो हुए थे देखने को मिले थे, और कम से कम नरेंद्र मोदी अपने लिए वो सैबोटेज नहीं करेंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है। नहीं, महागुजरात जनता पार्टी ने भी 4-5 सीटों पर वक्त की कमी है सर, चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ा है। लेकिन इसी खास पैनल के साथ ठीक 9:30 बजे एक बार फिर से हम हाजिर होंगे, क्योंकि नामांकन दाखिल करने के लिए नरेंद्र मोदी बड़ोदरा में अब से कुछ ही देर के बाद पहुंचेंगे। फिलहाल